Good morning. Welcome to Reliance Trading Academy pre-market roar. Let me share the screen and start the discussions. तो डाउ जोन्स फ्यूचर लगभग 550 पॉइंट नीचे है। SGX निफ्टी सुबह सुबह 16,900 के नीचे लुढ़क चुका है, 16,820 से टर्न हो रहा है। तो अगर हम 16,900 के पास भी ओपन होते हैं तो 200 पॉइंट की गिरावट के साथ हम खुलेंगे। अप्रोक्सीमेट 16,900 के पास मुझे ऐसा लगता है कि हमें ओपनिंग मिलेगी। तो जो हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग था निफ्टी का, वहां से लगभग 200 पॉइंट नीचे हमारी ओपनिंग होगी। ग्लोबली संकेत बहुत ही अच्छे नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं, बार बार दोहराया जा रहा है कि सेल ऑन राइज का मार्केट है, सेल ऑन राइज। और फ्राइडे को जो अप मूवमेंट मिला निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दो तीन रीजन इसके हो सकते हैं। एक तो देखो, ग्लोबल मार्केट्स में हमारा एक्सपायरी फ्राइडे को होता है, थर्सडे को होता है, सॉरी, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में जो FIIs DIIs काम करते हैं ग्लोबल मार्केट में, हमारा मार्केट तो गुरुवार को एक्सपायरी करता है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में फ्राइडे का एक्सपायरी होता है। तो ग्लोबली अगर इंस्टीट्यूशंस ने फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, शॉर्ट कवरिंग किया होगा, तो उसके चलते हमारे मार्केट में बाउंस। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि जो रीजिग हुआ निफ्टी में, और जैसे कि पढ़ने में आया था कि काफी सारे, ऑलमोस्ट ऑल दी सेक्टर्स जो रिजिक हुआ, रिजिक इन द सेंस कुछ स्टॉक्स जो सेक्टोरल इंडेक्स में थे, जिनका मार्केट कैपिटल कम था, उनको बाहर करके जिनका मार्केट कैपिटल ज्यादा है, ऐसे स्टॉक्स को उस सेक्टरल इंडेक्स में इंक्लूड किया गया। और उसका वन ऑफ द एग्जांपल वाज श्री सीमेंट, जिसको निफ्टी 50 से बाहर करके उसकी जगह पे अदानी एंटरप्राइजेस को निफ्टी 50 में इंक्लूड किया गया। इसका अनाउंसमेंट तो एक हफ्ते, लगभग एक हफ्ते पहले ही आ गया था, लेकिन इसका जो इफेक्ट है, प्रैक्टिकली जो इंक्लूजन है, वो 1 तारीख से हुआ। अब हो सकता है कि दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई मोस्ट ऑफ द सेक्टरल इंडेक्सेस वेयर इन ग्रीन, बिकॉज रीबैलेंसिंग हुआ, वैल्यूएशन चेंज हुआ। आप समझ सकते हो कि श्री सीमेंट का जो मार्केट कैपिटल था वो अराउंड 750 बिलियन का है, ठीक है, लेकिन अदानी का 4 ट्रिलियन के आसपास है। तो एक कम मार्केट कैपिटल वाली कंपनी जब किसी इंडेक्स से बाहर जाती है और कई गुना ज्यादा मार्केट कैपिटल वाली कंपनी जब इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड हो जाती है, तो ऑब्वियसली इंडेक्स का वैल्यूएशन चेंज होगा। तो ऐसे ऑलमोस्ट ऑल दी सेक्टर्स में NSE ने कुछ ना कुछ चेंजेस किए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये रिजिक की वजह से भी एक असर हो सकता है कि हमारे जो इंडेक्सेस है वो ग्रीन में थे। और क्योंकि हम लोग सेक्टरल इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी, आप जैसे देख सकते हो कि अलग अलग सेक्टर्स के मैंने कुछ, नॉट ऑल दी सेक्टर्स बट कुछ जो सेक्टरल मार्केट कैप वाइज बोलो, या जो जायंट्स है, सेक्टरल जायंट्स, उनके चार्ट्स भी मैंने ओपन करके रखे। तो मैं शुरू में बात करूंगा इन्फोसिस, ठीक है। तो इन्फोसिस ने भी काफी अच्छा अप मूवमेंट दिखाया था। जो लो उसने 1360 का उसका सपोर्ट था, 1360 से उसने अप मूवमेंट दिखाया। लॉजिकली इसमें शॉर्ट पोजीशन ही बनाना है, लेकिन अभी देखो सिचुएशन कैसा है कि हम लोग को ऐसे जगह पे लाके इंस्टीट्यूशन रोक देते हैं कि जहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता, गेम तो उनके कंट्रोल में होता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं शॉर्ट पोजीशन लूं तो भी मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 1450 के ऊपर रहेगा, ठीक है। और अगर लॉन्ग पोजीशन लूं तो भी मेरा स्टॉप लॉस जो है वो
1360 के नीचे रहेगा। तो ऐसे जगह पे लाके मार्केट क्लोज कर दिया है जहां से मैं ना मैं शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकूंगा, ना मैं लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकूंगा। हाँ, लेकिन अगर मैं ये एक जोन मार्क कर दूं, तो आज अगर मुझे शॉर्ट पोजीशन इंफोसिस में करना है, बट मुझे नहीं लगता कि हमें मौका मिलेगा, क्योंकि हम लोग गैप डाउन ओपन हो रहे हैं, तो मेजोरिटी स्क्रिप्ट गैप डाउन ही ओपन होंगे। बट स्टिल अगर मुझे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करना होता तो 1430 के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस लगा के मैं स्टॉप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकता हूँ। ठीक है। और नीचे की तरफ 1360 का जो सपोर्ट है, अगर हम इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करते हैं तो अगला मेरा टारगेट इंफोसिस के लिए 1300 का बनता है। तो मेरा ध्यान रहेगा इंफोसिस के ऊपर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करने के लिए। ठीक है, अगर मौका मिलता है, और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक गैप है जो अनफिल्ड है। अगर बाय चांस हमें ये गैप फिल होता है मार्केट में, अगर ये गैप फिल किया, तो इस गैप में भी हमें अगर एंट्री मिली, जो कि अभी थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है, अगर इस गैप में एंट्री मिली 1430 के पास, तो एक सटीक एंट्री होगी। और इन दैट केस मैं 1435 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, 1440 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के मेरी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करूंगा। दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे पिछले कुछ दिनों में, कुछ इसका न्यूज चल रहा है, पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में भी जैसे मैंने बोला कि हमको लहर के साथ में जाना चाहिए, तो न्यूज कुछ भी हो, न्यूज ड्रिवन ट्रेडिंग मत करो। डेटा एंड प्राइस एक्शन शुड बी योर वेपन। प्राइस एक्शन शुड बी योर वेपन। ओके, तो 220 230 थोड़ा रुकिए, इसमें पावर ग्रिड में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं पर्सनली 230 के आसपास वेट करूंगा इसको आने के लिए। अगर मुझे इस रेंज में मिलता है पावर ग्रिड, तो मैं यहाँ से इसमें एक स्टॉप लॉस उस वक्त का डेटा देखकर, एक ऊपर की लेवल का 230 के ऊपर जो भी मुझे लेवल मिलेगा उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के, अगर अभी मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली ये इसका 2600 का लॉट है। तो अ, अगर 230 में एंट्री मिलता है तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस फिर भी ठीक है, लेकिन लॉट साइज अच्छा खासा होने की वजह से आई हैव टू बी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो 230 के पास अगर मुझे पावर ग्रिड में एंट्री मिलता है, तो मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन खुले दिल से ले लूंगा एक स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि मेरा इसके लिए टारगेट बहुत बड़ा है। ओवर ऑप्टिमिस्टिक अगर मैं कहूँ तो भी गलत नहीं रहूंगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरा इसके लिए टारगेट 180 का बन रहा है। ठीक है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मेरा एनालिसिस सही हुआ तो बहुत बड़ा इसमें ट्रेड मिल सकता है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें मिल सकता है। फिर चलते हैं फाइनेंस सेक्टर के पास। फाइनेंस सेक्टर में बजाज फाइनेंस ऑब्वियसली फाइनेंस सेक्टर का जायंट, इसमें भी अगर 7500 से मिलती एंट्री तो बहुत ही अच्छी एंट्री होती। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी गैप डाउन ओपन हो ही रहे, और हमेशा याद रखना कि जो एफ आई आई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो काम करते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स होते हैं सेक्टरल, जिसमें उनको बहुत मजा आता है काम करने में। तो जब भी उनको इंडियन मार्केट में सेलिंग करना होगा, तो आप देखोगे तो जो ज्यादा उनका वेटेज होता है सेलिंग का, वो बजाज फाइनेंस में रहेगा। फाइनेंस सेक्टर में अगर बात करूँ तो बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। लेकिन रिलायंस काफी बार देखा गया है कि रिलायंस अपनी धुन चलता है, मार्केट कहीं रहेगा रिलायंस कहीं रहेगा। वो खुद ताकत रखता है मार्केट को उठाने की भी, खुद ताकत रखता है मार्केट को गिराने की भी, लेकिन काफी बार ऐसे भी देखा जाता है कि मार्केट कुछ और कर रहा है और रिलायंस कुछ और कर रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखूं तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनका फेवरेट्स जो स्टॉक्स है, उनके फेवरेट स्टॉक्स वो है आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, और रिलायंस। इंफोसिस, आईटी सेक्टर की अगर बात करूं तो इंफोसिस। ओके, और बजाज फाइनेंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रीवियस लो बनाया था 7000,
ठीक है, तो आज गैप डाउन ओपन होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने 17,230-40 के आसपास अगर ओपनिंग मिलती है तो थोड़ा टाइम 15-20 आधा घंटे में, 15-20 मिनट आधा घंटे में अगर कुछ भी नहीं करेंगे चलेगा। उसके बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर एक हमें बेरिश ब्रेकआउट अगर मिलता है स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, से 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक कंसोलिडेशन होके अगर ब्रेकआउट बेरिश मिलता है, बुलिश ट्रेड को लेने की मेरी हिम्मत है नहीं इस मार्केट में, तो मैं सिर्फ और सिर्फ सेल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढूंगा। तो अगर मुझे बेरिश ब्रेकआउट मिलता है बजाज फाइनेंस में, तो मैं इसमें जरूर एंट्री करूंगा, और फिर मेरा टारगेट ऑब्वियसली पहले तो 7,000 का रहेगा, और फिर ओवरऑल मेरा टारगेट जो है वो 6,000, राउंड फिगर 6,700 का बन जाता है। ठीक है, और उसके भी आगे चले गए तो फिर तब तक हमारा अगले प्री मार्केट रोड में हम उसकी बात करेंगे, बट पोजिशनली बहुत अच्छा शॉर्ट पोजिशन इसमें बन सकता है। देन लेट अस कम टू अनदर जायंट, दैट इज अदानी। अदानी में भी जो उछाल हमको मिली थी, अब ऐसा लग रहा है कि इसका डाउन टाइम ऑलरेडी चलो शुरू हो गया था 3,800-900 के करीब से ही, 880 समथिंग का उसने हाई लिया था। कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, लेकिन ऊपर टिकने नहीं दे रहे हैं, हायर लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है। 3,600 बहुत अच्छा लेवल था इसको शॉर्ट करने का, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। ऑब्वियसली मेरे से भी मिस हो गई, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो इनटू सम अदर ट्रेड्स। ठीक है, तो अभी अगर मुझे एंट्री मिली 3,500 से, और अगर डेटा और प्राइस एक्शन ने मुझे सपोर्ट किया, तो 3,500 से मैं इसका शॉर्ट पोजीशन इसमें इनिशिएट करूंगा, और मेरा अगला टारगेट रहेगा 3,400, 3,300। और पोजिशनली अगर मैं फ्यूचर्स में शॉर्ट करता हूँ तो पोजिशनली मेरा टारगेट 3,000 का रह सकता है, जो कि बहुत अच्छा टारगेट होगा। इसका 500 का लॉट है, ₹1 में आपको 500 मिलता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली देखो, मैं रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ, बट ये मेरा फर्ज है आपको बताना कि ₹1 अगर आप कमाओगे तो ₹500 मिलेगा, लेकिन ₹1 अगर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में गया तो ₹500 जाएगा भी। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से आप अपना रिस्क एपेटाइट डिसाइड करके काम कीजिए। ठीक है, हालांकि आप अपनी रिस्क को लिमिट कर सकते हैं ऑप्शंस को यूज करके। ठीक है, तो ये एक 3,500 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है। 3,500 से अगर अदानी में मुझे शॉर्ट पोजीशन मिलता है तो मैं शॉर्ट पोजीशन लूंगा। ये जो हाई लिया था, हम लोग 1 आवर के चार्ट में है, तो ये जो हाई लिया था 3,523, और ये बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक है, तो इसमें हमको ब्रीदिंग स्पेस भी अच्छी खासी छोड़नी पड़ती है। तो एंट्री प्रिसाइज होना बहुत जरूरी बनता है ऐसे स्टॉक्स में जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि इवन इफ आपका ट्रेड सही भी रहा तो वोलेटिलिटी में ऐसा भी होता है काफी बार कि आपने एंट्री किया और आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, तो हम लोग पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि एक तो लॉट साइज भी अच्छा खासा बड़ा है, और अगर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में गया हाई वोलेटिलिटी की वजह से, एकदम तुरंत हमको 4,000, 5,000, 10,000 एक लॉट की बात कर रहा हूँ, फिर लॉस दिखने लग जाता है, एंड फिर हम लोग पैनिक हो जाते हैं, फिर हम लोग एग्जिट कर देते हैं लॉस बुक करके, और उसके बाद में मार्केट अपने डायरेक्शन में जाता है। इसके लिए ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है, हाई वोलेटाइल स्टॉक है। इसके लिए एंट्री करने के लिए ब्लाइंडली एंट्री मत कीजिए, ऑप्शंस का डेटा प्लस उसके साथ में जब तक कंफर्मेशन नहीं होता प्राइस एक्शन के थ्रू, तब तक एंट्री मत कीजिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग 3,400 पर ही ओपन होंगे, वहां से अगर फिर से बाउंस मिला तो 3,500 तक अगर एंट्री मिली तो बहुत अच्छा एंट्री होगा। देखो SGX निफ्टी ने फिर से बाउंस कर दिया है, 16,900 के पास हम लोग है, तो 16,900 के पास अगर खुलते हैं तो जैसे मैंने कहा 200 पॉइंट्स का गैप डाउन के साथ हम ओपन होंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो 16,900 के पास अगर हम लोग ओपन होते हैं तो मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ 16,800 के नीचे अगर हम लोग जाएंगे, कुछ बड़ी न्यूज आई हुई है
फेडरल बैंक का इमरजेंसी मीटिंग आज यूएस टाइम के हिसाब से 11:30 बजे है, ठीक है। तो देर आर सम बिग थिंग्स हैपनिंग। चाइना के बारे में एक न्यूज पढ़ी थी मैंने कि चाइना ने अपने फाइनेंशियल जो भी उनके बैंक्स वगैरह है उनको कहा गया है कि यूएस डॉलर्स को डंप करो, क्योंकि चाइना की जो करेंसी है वो लगभग ऑल टाइम लो के पास चली गई है, ठीक है। तो यूएस डॉलर का प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो यूएस डॉलर डंप करो ताकि उनकी करेंसी में थोड़ा उछाल आए, ठीक है। तो ये सारी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है। और सबसे बड़ी खबर तो होगी कि जो फेडरल बैंक का इमरजेंसी मीटिंग आज शेड्यूल हुआ है 11:30 बजे उनके टाइम के हिसाब से, तो उसके बाद बहुत बड़ा मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी इज ऑन बेरिश साइड, नॉट ऑन बुलिश साइड। तो वो जो इवेंट है इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग इवेंट। उसके चलते मेरी एक सजेशन होगी कि आज मार्केट क्लोज होते वक्त अगर पॉसिबल हुआ तो अपनी पोजीशंस क्लोज करके चलिएगा, क्योंकि बड़े इवेंट के बाद बड़ा मूवमेंट होता है। अगर एंड मार्केट को हमेशा एज एज आई ऑलवेज से सरप्राइज करने की आदत है मार्केट को। हम लोग बेरिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ तो बड़ा मूवमेंट बुलिश हो जाए। इसके लिए इट इज ऑलवेज सेफ टू क्लोज योर पोजीशंस बिफोर द मार्केट क्लोजेस टुडे। टुमारो वी कैन गेट ए बेटर एंट्री, ठीक है। और अगर क्लोज नहीं भी करना है तो एटलीस्ट हेज करके चलिए। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है, मान लीजिए एक लॉट अपने फ्यूचर में शॉर्ट किया है, तो एक आध कॉल ऑप्शन बाय करके चलिए, जिससे चलते अगर मार्केट बुलिश हुआ नहीं तो आपका लॉस कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी पोजीशन हेज करके चल सकते हैं। आज के दिन के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रोड में, लेकिन जाने से पहले लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में अपने जो भी स्टॉक्स है उसके बारे में अगर कुछ सवाल है तो वो पूछना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं कल प्री मार्केट रोड में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।